आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार। जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के बीच आगे बढ़ने की ललक और आत्मविश्वास संबल की भूमिका निभाते हैं। आज जब पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है, हमारे आपके सबके भविष्य के प्लान फेल होते नजर आ रहे हैं। इस समय भी हमें इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि आने वाला कल एक बार फिर से सकारात्मक माहौल लेकर आएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वर्तमान में हम कोविड नियमों का पालन करें, कोविड वैक्सीन लें और हर उस चीज का एहतियात बरतें जिससे संक्रमण होने की संभावना को खत्म किया जा सके। ओमिक्रॉन का खतरा जरूर है, लेकिन कोविड नियमों का पालन करके इस खतरे से भी पार पाया जा सकता है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर पीयूष, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत आपके माध्यम से देश और दुनिया के तमाम श्रोताओं से जुड़ने का मौका। डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1230, 011-2342-1764। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 011-2342-1230। दूसरा नंबर है 011-2342-1764। डॉक्टर पीयूष, जो पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के मामले हैं, वो पिछले कई महीनों के सबसे निचले स्तर पर हैं। 5000 से कुछ मामले ज्यादा आए हैं नए संक्रमण के। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का तांडव मचा हुआ है। भारत में भी ये आंकड़ा 200 को पार कर गया है। अब जो देशवासी हैं उनके जहन में दो तरह के सवाल है। पहला कि कोरोना के नए मामले बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। कभी 5000 से मामले कम नहीं आए अगर हम 2021 की बात करें तो। अब दूसरी तरफ एक भय कि ओमिक्रॉन का संक्रमण अगर हो जाएगा तो वो कैसे ठीक होंगे, क्या ये बहुत ज्यादा जानलेवा है, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। क्या कहेंगे इन शंकाओं के समाधान के लिए आप? ये बड़ा ही वाजिब सवाल आपने पूछा है। अभी पूरे विश्व में एक तरह की खास चिंता है कि जो दूसरे वेव के बाद हमारे देश में ये दूसरा वेव आया था और विश्व में कई जगहों पर ये तीसरे वेव की तरह था। और तीसरे वेव के बाद जो एक ओमिक्रॉन, एक नया जो वेरिएंट है जो कोविड-19 का, वो अभी सामने में उसके केस जो है कुछ पश्चिमी देश और दक्षिण अफ्रीका और इन सभी जगहों पर ये देखने को मिला है। कुछ बातें हैं जिस पर गौर करना और थोड़ा चिंता बढ़ाने लायक है। वो ये कि इस तरह की ये जो नया वेरिएंट वायरस का है उसमें इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। इन्फेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होने की संभावना ये ज्यादा है। तो इसकी वजह से कमोबेश ऐसा माना जा रहा है कि वो लगभग सभी लोग जो हैं, जिस तरह के अगर बहुत स्ट्रिक्टली ना करें तो इन्फेक्शन को कंटेन करना, मतलब एक जगह पे सीमित रखना मुश्किल होगा और धीरे धीरे ये तमाम जगहों को लोगों को अपनी इज्जत मिलेगा। लेकिन इसके साथ जो दूसरे संतोष देने वाले रीएश्योरिंग जो वैज्ञानिक आंकड़े हैं वो ये हैं, ये उन लोगों में ही हो सकता है या होता हुआ देखा गया जो कि पहले से संक्रमित नहीं है। ठीक है, तो हमारे देशवासियों के लिए इसके लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जी। देखिए, अब अभी के समय में कुल मिलाकर 80% लोग जो है वो सीरो पॉजिटिव है जी। मतलब ये कि जो चाहे वो डेल्टा वेव, जो दूसरी वेव हमारे यहाँ जो बहुत ही भयावह रूप में आया था जी। उसमें, या पहली वेव में, या वैक्सीनेशन के बाद, कुल मिला के 80% लोगों में कुछ न कुछ प्रतिरोधक क्षमताएं जी। तो उन लोगों में ओमिक्रॉन की होने की संभावना कम है और अगर होगा भी तो ये एक माइल्डर फॉर्म में होगा जी। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो विश्व भर में आपने कहा कि अभी आंकड़े सीमित हैं, लेकिन जो कुछ भी प्रारंभिक आंकड़े हमारे सामने आए हैं जी। वो इस बात को बताते हैं कि ये अपने जो पूर्ववर्ती वेरिएंट्स हैं, चाहे वो अल्फा वेरिएंट की वजह से हो या डेल्टा वेरिएंट की वजह से हो,
उसकी तुलना में जो इसका जो वायरुलेंस है, यानी इसकी जो मारक क्षमता है, इस वायरस की वजह से जो गंभीर तरह की बीमारी की आशंका और संभावना रहती है, वो पहले से ही कम है। तो एक तो ये कि सेरो पॉजिटिविटी, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, और फिर ये वायरस की पहले से ही वायरुलेंस जो है वो थोड़ा कम है। तो ये सभी चीजें थोड़ा सा संतोष देने लायक है। प्लस पिछले कुछ अनुभवों के आधार पर नाउ वी आर बेटर इक्विप्ड मतलब हमें इस वायरस के संबंध में, इसके इलाज के संबंध में हम जो और जानकारी है, हम पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड है। तो ये चिंता करने की बात नहीं है, चिंता मतलब पैनिक में आने की बात नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, जो कि आपने कार्यक्रम के बिल्कुल शुरू में किया, कि हम लोग अपने गार्ड्स को डाउन करके रखें, यानी कि पूरी तरह से शिथिलता रखें और इसको उसी तरह से बढ़ने और फैलने से। जी। जो बॉटम लाइन ये है कि पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। नंबर एक, देश भर की में राज्य सरकारें और जो केंद्र सरकार जो है वो अपने स्तर पर पूरी तैयारी करके रखी हुई है। लेकिन आम लोगों की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, प्रोटेक्टिव मेजर्स जो कुछ भी हैं, यानी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और पर्सनल जो हाइजीन की बातें हैं, उनका वो रिलीजियसली और रिगरसली जो है वो फॉलो करते रहें। जी डॉक्टर पीयूष, यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है। पिछले 2-3 दिनों से अलग अलग संस्थानों से जुड़े लोग या फिर कोविड पर रिसर्च करने वाली संस्थाओं ने खासकर भारत के संबंध में ये कहा है कि फरवरी में ओमिक्रॉन अपने पीक पर होगा। फिर एक जगह से जानकारी आई कि फरवरी की शुरुआत में प्रतिदिन यहां पर लाखों में मामले आ सकते हैं। ब्रिटेन की तरह हालत हुए तो 14 लाख मरीज एक दिन में आ सकते हैं भारत की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए। इन तमाम बातों का जो असर लोगों पर पड़ रहा है, उन्हें लग रहा है कि कहीं फिर डेल्टा वेरिएंट के चलते जो दूसरी लहर आई थी, आने वाले समय में भारत में क्या वही भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। अब वो उस ढंग से प्लानिंग कर रहे हैं कि फरवरी में लहर आ सकती है तो मैं पहले ये काम कर लूं, इसको पोस्टपोन कर दूं। इस तरह की चीजों को लेकर, जो चीज अभी जिस पर स्पष्ट राय नहीं है, उनको लेकर इस तरह का अदृश्य डर बनाना, भय का माहौल तैयार करना, ये कितना सही है और ये फरवरी से जुड़े जो आंकड़े आ रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? जी, मैं आपके प्रश्न के 2 भाग हैं, मैं एक एक करके, ये दोनों बातें जरूरी हैं और मैं थोड़ा सा आम दर्शकों के समझ में आने लायक जो बोलचाल की भाषा में है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूं। जी देखिए, ये आंकड़े जो अभी तक अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर है, जी, ठीक है। और ये 2 साल पहले में जो हम लोगों ने देखा था, लगभग 2 साल पहले अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल आए कि इस समय इतने केसेस होंगे, ये होंगे। ये सारे मॉडल जो हैं अब तक जो है जो भयानकता जो है और उसकी जो तीव्रता के बारे में जो बातें की गई, पूर्ववर्ती जो वेरिएंट्स के में जो है वो सारे भारत में आकर के धाराशायी और फेल हो गए। जी, ठीक है। अगर हम पहले के 2 वाले मॉडल के अनुसार देखें, 2 जो वेव्स आए हैं, पाश्चात्य देश और हमारे अंदर में, जी, हमारे अंदर में इन दोनों वेरिएंट्स में जो है जितनी वहां पर जो तांडव मचा, जितने वहां पर के ये थे, और रेस्पिरेटरी फ्लू की भी जो इलनेस थी, चाहे वो अलग, चाहे जो इसके पीछे चाहे जो भी वैज्ञानिक वजह हो, हमारे यहाँ जो है वो वायरुलेंस है और जो तीव्रता जो है, जो विशेष तौर पे जो मारक ये जो चीजें जो हैं, वो पाश्चात्य देशों से जरूर कम रहा। जी, पहली बात। नंबर दूसरी बात ये कि ये डेफिनेटली ये फरवरी में आएगा या मार्च में आएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो अभी के समय में हर एक कोई आदमी जो है अपने ज्ञान विवेक के अनुसार जो है वो अपना आकलन दे सकता है, पूर्वानुमान दे सकता है। अगर आप मेरी बात करें, और मैं जिन वैज्ञानिकों से, जिन चिकित्सकों से मिलता हूं, जिनके साथ हमारी चर्चा होती है, उसमें मोटे तौर पर 2 बातें हैं कि ये पाश्चात्य देशों के इतना हमारे यहाँ वायरुलेंस उतना ज्यादा नहीं होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, जरूर ये इन्फेक्टिव और केसेस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इन केसेस की इंटेंसिटी इतनी कम होगी कि उतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं होगी। जी, जैसे मामूली सर्दी खांसी को लेकर के वो करके निकल गया, तब तक तो ऐसा हो सकता है कि ये हो और सभी लोगों को। जी, लेकिन जिस तरह से इस वायरस में अलग अलग इसकी वायरुलेंस कम है और इसमें तमाम तरह के दूसरे जो म्यूटेशंस हैं इसके स्पाइक प्रोटीन में,
तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को होगा या जिस तरह की चीजें होंगी, यह एक वैक्सीन की तरह काम करेगा कि ये हो गया और होकर ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको ये बातें जो हैं, जो बता रहा हूं, ये बात इस डिस्क्लेमर के साथ है कि ये अन्य वैज्ञानिक, अन्य चिकित्सकों की तरह एक पूर्वानुमान है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप अपनी सुरक्षा में और जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो कि गवर्नमेंट और रेडियो के द्वारा जो है, आकाशवाणी के द्वारा हम लोग बार बार कहते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी या शिथिलता अपने तौर पर पाने की। बिल्कुल ठीक जी डॉक्टर पीयूष जी जी कहें। जी, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे कि जैसा आप कह रहे हैं कि इसका जो लक्षण है या फिर इसकी जो गंभीरता है वो कम होगी। दक्षिण अफ्रीका, जहां से इस वायरस के नए वेरिएंट की शुरुआत हुई, वहां से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। वहां के डॉक्टर्स ने भी ये बात कही। और ब्रिटेन में जहां मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं, वहां भी मोर्टेलिटी रेट उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जैसा कि हमने भारत में देखा था या दुनिया के। बिल्कुल कम जी, लेकिन अब जो मेरा सवाल है या फिर जो आम जनता है उनकी तरफ से ये सवाल है कि लक्षण कम हुए, 2-3 दिन तक सर्दी रही, जुकाम रहा या फिर हल्का सा बुखार रहा, ऐसे में क्या व्यक्ति को कोरोना जांच करवानी चाहिए? क्या ऐसे में उसको आइसोलेट होने की जरूरत है या फिर वो नॉर्मल फ्लू की तरह ही ट्रीटमेंट करे और 3-4 दिनों में, जैसे नॉर्मल फ्लू 4 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है, ये वैसे ही रिकवरी हो जाएगी? इसमें आपने 3 बातें पूछी। सबसे पहले आइसोलेशन जी। तो जहां कहीं भी अभी भी, चूंकि हमारे यहाँ पर जो केसेस हैं बहुत कम मामले में हैं जी, अगर चाहे जिस किसी भी वजह से अगर आपको कोई भी ये कोविड लाइक इलनेस होता है, चाहे वो सर्दी, खांसी, बुखार या इस जैसी चीज हो, जुकाम जैसी चीज हो, तो अपने आप को जरूर आप आइसोलेट कर लें। जी, यानी आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाए, किसी भी सार्वजनिक आयोजन ये सब में हिस्सा न लें, और जहां कहीं भी संभव हो, अब तो चूंकि टेस्ट करने की, वो कोविड टेस्ट करने की जो हमारी जो क्षमता है उसमें कई गुना इजाफा हुआ है, आप जरूर जांच करवा लें। वो डॉक्यूमेंटेशन में मदद देगा। उसके एपिडेमियोलॉजिकल जो दूसरे आंकड़े हैं वहां पर के टाइम में चूंकि केसेस कम है, इसलिए जरूर जांच करा लें। लेकिन जो बॉटम लाइन ये है कि आप बिल्कुल भी पैनिक न हो, न अफवाह फैलाएं, न अफवाह को अपने दिमाग के अंदर में आने दें, खुद भी पैनिक ही ना हो। कोई भी पैनिक में आकर के पैनिक बाइंग या फिर और दूसरी तरह की चीज जो है वो आप न करें, और किसी भी तरह के अफवाह को न फैलाने, खुद से फैलाएं, न फैलाने की एक कड़ी के रूप में का हिस्सा बने आप। जी डॉक्टर पीयूष, अगला सवाल वैक्सीन को लेकर है। आज स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में भी बताया कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि मौजूदा कोविड वैक्सीन कम प्रभावी होगी कोरोना के इस नए वेरिएंट पर। लेकिन जब से ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई और तब से विभिन्न मीडिया माध्यमों से देश और विदेश की संस्थाओं ने भी कहा कि वैक्सीन बेअसर है। अब बहुत सारे लोग जिन्होंने अब तक कोविड टीका नहीं लगवाया है, वो पहले से ही किसी हिचक में थे, किसी शंका में थे। अब उनका ऐसा मानना उनका हो गया है कि चूंकि अब नए वेरिएंट पर तो वैक्सीन असरकारक है ही नहीं, तो फिर वैक्सीन लगवाने की क्या जरूरत है? उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 बातें आपने फिर इस सवाल में, आपकी बात में 2 सवाल है, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। जी। सबसे पहले ये बात और ये तथ्य कि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उस पे भारतीय वैक्सीन की जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी है वो बेअसर है, यह बात बिल्कुल गलत है। जी। तथ्य से बिल्कुल ही परे है। हमारे अब तक जो भी आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार जो है कि थोड़ा कम असर हो सकता है, लेकिन इसकी ये डेफिनेट तौर पे ये प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी देता है। जी। नंबर 1 बात। तो इसके आम लोगों के लिए क्या मायने हुए कि आपको जब कभी भी कहीं भी जो लोग छूट गए हैं, जिन लोगों को दूसरी डोज लेनी है या जो कोई भी अब तक नहीं लगा पाए हैं, वो अपने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में किसी भी तरह की देरी ना करें। जी। हमारे जो भारत में बने हुए स्वदेशी दोनों वैक्सीन हैं जिनका कि प्रयोग भारत सरकार के द्वारा मुफ्त दिया जा रहा है, वो पूर्ण तौर पे प्रभावी और पूर्ण तौर पे सुरक्षित है, और ये आपको नए वेरिएंट के में भी आपको प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी देंगे। नंबर 1। और साथ ही साथ ये बात अपने ध्यान में रख ले कि ये वैक्सीन जो है नए वेरिएंट में बेअसर बिल्कुल भी नहीं है। जी। थोड़ा कम असर हो सकता है, कितना कम असर है या 100% पुराने वेरिएंट
के अनुसार ये असरदायक है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब हमारे पास पुष्ट वैज्ञानिक आंकड़े आएंगे। लेकिन अभी के समय में जिस तरह की संभावना है, ये डेफिनेटली और पूर्ण तौर पर बचाव करने में नए वेरिएंट में भी सक्षम है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वैक्सीन का असर बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। इस नए वेरिएंट पर आप बेहिचक होकर जाएं, कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। अगर आपने अब तक दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में अपना योगदान नहीं दिया है तो ये समय आ गया है। डॉक्टर पीयूष, जब से कोरोना के नए वेरिएंट ने दुनिया में दस्तक दी, तब से बूस्टर डोज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका और ब्रिटेन में इसको लेकर बहुत तेजी और तत्परता दिखाई जा रही है। वहां कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन की डोज ले ली है उनको बूस्टर के लिए आगे आना चाहिए। अब भारत में भी तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च में जब टीकाकरण की शुरुआत हुई जनवरी से, उसके बाद से जिन कोरोना फ्रंटलाइनर्स ने, आप जैसे लोगों ने कोविड वैक्सीन ली, उसके बाद 60 वर्ष के ऊपर के लोगों ने कोविड वैक्सीन ली, अब तो 6 से 7 महीने का समय हो चुका है, उससे ज्यादा भी समय हो चुका है। क्या ऐसे लोग अब भी वैक्सीन से प्रोटेक्टेड हैं? क्या इनके लिए बूस्टर डोज की शुरुआत होगी? इस पर सरकार क्या सोचती है और इस पर आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों की क्या राय है? देखिए, अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें जो प्राप्त है ये बताया, देखिए ये इम्यूनिटी कब तक रहेगा ये कई बातों पर निर्भर करता है। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन से पहले या बाद भी ये जो वाइल्ड वैरायटी जो थी, जो वायरस की, कोविड-19 वायरस की थी, उससे वो इन्फेक्टेड हुए थे। ऐसे लोग जो इन्फेक्टेड हुए और उसके बाद वैक्सीन भी लगवाए, ऐसे लोग जो वैक्सीन लगाए उसके बाद इन्फेक्टेड भी हुए, इन लोगों में ज्यादा प्रोटेक्शन, एंटीबॉडी लेवल कई गुना एम्पलीफाई हो गया। जी, ठीक है, तो इन लोगों में एंटीबॉडी का लेवल और इन लोगों में प्रोटेक्टिव एबिलिटी जो है वो डेफिनेटली उन लोगों से ज्यादा होगा जो कि सिर्फ इन्फेक्टेड हुए लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाया, या जो सिर्फ वैक्सीनेटेड हुए लेकिन इन्फेक्टेड नहीं हुए। जी, डेफिनेटली इससे ज्यादा होगा। लेकिन इन तीनों ग्रुप ऑफ लोग जो कि इन्फेक्टेड भी हुए और वैक्सीन भी लगाए हैं, जो सिर्फ वैक्सीन लगाए या सिर्फ इन्फेक्टेड हुए हैं, इन तीनों लोगों में कितने समय तक इम्यूनिटी प्रोटेक्टिव रहेगा, ये इसके में पक्के तौर पर कोई मेजर स्टडी या कोई मेजर आंकड़े नहीं है, लेकिन एक मोटे अनुमान के तौर पर लगभग 1 वर्ष तक डेफिनेटली ये प्रोटेक्टिव रहेगी। अब ये बूस्टर डोज क्या होता है? बूस्टर डोज ये होता है कि जब कभी भी हम वैक्सीनेशन के थ्रू क्या होता है कि हम लोग अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमताओं को याद दिलाते हैं कि देखो इस तरह का यह वायरस होगा और अगली बार जब वायरस आएगा तो वो शरीर जो है वो पूर्ण तौर पे उसको अपनी इम्यूनिटी से उसके थ्रू लड़ लेता है। जी, ठीक है। अब जो ये याद दिलाने की प्रक्रिया के लिए हम लोग अगर जो धीरे धीरे इम्यूनिटी जब अगर याद दिलाने में कम होते रहता है तो उसके साथ जो है हम लोग बूस्टर डोज देते हैं। अब भारत में अभी के तौर पर बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ सकती है। जी, ठीक है। और जो कोई भी ये करते हैं उसमें किसी भी तरह की चूंकि ये वैक्सीन पूर्ण तौर पे सुरक्षित है तो ये या तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी या कम हेल्प करेगी, लेकिन डेफिनेटली हेल्प करेगी। जी, ठीक है। अब बूस्टर डोज कब से शुरू करना चाहिए, कितने समय से शुरू करना चाहिए, इसके लिए अभी भी अध्ययन चल रहा है। देखिए, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जो व्यवहारिक जो हमें जो बातों को समझना होता है। जैसे कि अगर जैसे हमारे आसपास में 90 या 95% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है या 100% एलिजिबल पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाता है जी, तो शायद उसको हर्ड इम्यूनिटी इतना हो जाएगा कि ये पैंडेमिक जो है फिर से उतना तांडव नहीं मचा पाएगा। नंबर 1 बात ये हो गया। तो हमारे अभी के टाइम में बचे हुए लोगों को तेजी से वैक्सीनेट करने की, नंबर 1। नंबर 2, जब कभी भी सरकार इस संबंध में कहती है ये बूस्टर डोज का प्रावधान लाती है, चाहे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए कहे या फिर हाई रिस्क पॉपुलेशन जैसे कि बुजुर्गों के लिए कहे, तो मैं जरूर सबसे पहले आगे बढ़ करके वो वैक्सीन को लूंगा, बूस्टर डोज को लूंगा, क्योंकि इससे या तो बचाव होगा, बहुत ज्यादा होगा या थोड़ा कम होगा, लेकिन ये फायदा तो पक्का है। फायदा कितना है ये वैज्ञानिक आंकड़े आएंगे तभी बताया जाएगा। जी, तो वैसे लोग जो अभी तक कोविड टीकाकरण में शामिल नहीं हुए हैं, अगर सरकार आने वाले समय में बूस्टर डोज का प्रावधान करती है तो आप उसके लिए योग्य नहीं होंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप समय रहते कोविड टीका की दोनों डोज लें,
अपने आप को सुरक्षा कवच प्रदान करें और अगर निकट भविष्य में बूस्टर डोज की सुविधा शुरू होती है तो आप उसके लिए भी योग्य होंगे। डॉक्टर पीयूष, अगर हम कुछ स्थान विशेष की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, पिछले काफी महीनों से, लगभग 6 महीने से यहां पर जो दैनिक कोरोना के मामले आ रहे थे वो डबल डिजिट में थे, 20, 25, 30, 40 इस तरीके से, और ये आंकड़े दीपावली, छठ, दशहरे के समय भी डबल डिजिट में ही बने रहे। अब जब ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है तो पिछले 2 दिनों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े 100 से ज्यादा आ रहे हैं। अब दिल्ली वासियों को ऐसा लग रहा है कि पिछली बार की तरह कहीं इस बार भी धीरे धीरे आंकड़े बढ़ते बढ़ते हजारों में चले जाएंगे और यहां फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी। क्या कहेंगे दिल्ली वासियों को आप? मैं ये बात कहूंगा कि देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जरूर ये आंकड़े बढ़ेंगे, ठीक है, देखिए ये इन्फेक्शन है, इससे कमो बेस जो है जितनी इसकी इन्फेक्टिविटी है, इससे बचना थोड़ा मुश्किल है कि एकदम हम लोग कंटेन कर लें या खत्म कर लें, लेकिन ये जरूर 100 से 1000 तक बढ़ सकते हैं। अब ये किस गति में 1000 तक बढ़ेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोग प्रोटेक्टिव मेजर्स का कितना ज्यादा पालन कर सकते हैं। जी, ठीक, ये गति देखिए, अल्टीमेटली जो कर्व जो कहते हैं कि अल्टीमेटली सभी जो भी नए नए जो इन्फेक्टिव इलनेस होते हैं उसमें कमोबेश सभी न सभी लोगों को इन्फेक्टेड जरूर होना। जी, अब इन्फेक्टेड होने के बाद इन लोगों में तकलीफ तब होती है जबकि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो सैचुरेटेड हो जाती है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को जो है अगर इलाज नहीं मिल पाता है तब ये ज्यादा परेशानी की बात होती है। तब जैसा कि पहले वेव में क्या हुआ था कि वो उसकी गति जो है वो थोड़ी कम रही थी, इसलिए एक समय में बहुत ज्यादा लोग नहीं हो पाए। इसलिए आपको ख्याल होगा कि मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था और सितंबर अक्टूबर तक में जो है ये उतने समय तक 6 महीने के अंदर में वो पूरा वेव ये चला था। जी। लेकिन जो सेकेंड वेव हुआ था, जो जितने लोग इन्फेक्टेड हुए वो 1 महीने के अंदर में ही, बिल्कुल, मतलब मिड अप्रैल से ये शुरू हुआ और मिड मई तक में बिल्कुल खत्म हो गया। जी। तो 1.5 महीने तक में 6 हफ्ते के बीच में हो गया। तो इस गति को तभी हम ये कर सकते हैं अगर हम प्रोटेक्टिव मेजर ये करें। जैसे अल्फा की तुलना में जो डेल्टा वेरिएंट थी उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा थी, अनफॉर्चुनेटली उसका वायरुलेंस भी ज्यादा था, जो है लोगों को गंभीर तरह की बीमारी हुई, त्रासदी हुई और बहुत लोगों को अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो गई। तो इस बार भी इन्फेक्टिविटी जो है वो और भी ज्यादा है, गति और तेज हो सकती है अगर हम लोगों ने अपने व्यवहार में शिथिलता को लाया और कि प्रोटेक्टिव मेजर्स के पालन करने में किसी तरह की कमी की। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट नेचर ऑफ द वायरस, इम्यूनाइजेशन एंड प्रीवियस इन्फेक्शन, इसमें जो प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी ज्यादा होगी तो उसकी वजह से जो है वो जो वायरुलेंस होगा इसकी वजह से मतलब ज्यादातर लोगों को तुरंत हो जाएगा, लेकिन वो लोग ठीक भी हो जाएंगे, उनमें किसी भी तरह की ऑक्सीजन या फिर किसी भी तरह की जो और दूसरे तरह का जो आईसीयू एडमिशन या फिर डेथ की जो है संभावना बिल्कुल नगण्य के रूप में रहने का अंदेशा है। और प्लस उन सभी से ज्यादा जो पिछले 2 वेव के जो हमारे अनुभव हैं उसके आधार पर हम लोग ज्यादा अनुभवी हो गए हैं, हम लोग बेटर इक्विप्ड हैं, तो पैनिकी में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी और सतर्कता जरूर आप बरतते रहें। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक और व्यवहारिक सवाल समझने की कोशिश करेंगे। मास्क जब से कोरोना संक्रमण शुरू हुआ है, आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बार बार लोगों से अपील कर रहा है मास्क जरूर लगाएं। मास्क सुरक्षा कवच की भूमिका में है। अब एक सर्जिकल मास्क है, एक कपड़े का मास्क है और एक बाजार में मिलने वाला N95 मास्क है। बहुत सारे लोग N95 मास्क खरीदते हैं, उसको वॉश करते हैं और उसको रीयूज करते हैं और लंबे समय तक रीयूज करते हैं। उसकी एफिकेसी क्या है? क्या वो संक्रमण से वॉश होने के बाद भी बचाने में सक्षम है? देखिए, ज्यादातर मास्क जो है ना वो फाइनाइट पीरियड तक जो है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जी, ठीक है, 7 दिन 8 दिन तक ये जबकि ये हो गया आपको उसको चेंज करना होगा। अब तो मास्क की कोई समस्या नहीं है, वो तो फर्स्ट इसमें ये था। अब तो मास्क बनाने की कई कंपनियां आ गई हैं, बल्कि मैं तो ये देखता हूं कि लोगों को मास्क सुरक्षा के रूप में जो यूज करना है, मास्क को प्रॉपरली पहनना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक। तो वो अब तो मास्क की कोई वैसी बात नहीं है, और जो N95 वाला डेफिनेटली बेटर है इन कंपैरिजन टू सर्जिकल मास्क, और जो कपड़े वाले मास्क है उसके अनुसार, और मास्क उपलब्ध है, आप ये लें
और उसके बाद आप उसको पहनते रहें। किसी भी तरह की कोई ऐसी ये बात नहीं होगी, लेकिन उसको प्रॉपरली पहने और बेवजह जो भीड़ और ये जो है वो जमावड़ा या फिर पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इन सभी चीज से थोड़ा सा भी आपको जो है परहेज करना होगा, अपने आप को बचा करके रखना। डॉक्टर साहब, आपने पार्टियों की बात की, समारोह की बात की। क्रिसमस बहुत नजदीक है, नए साल का जश्न मनाने के लिए भी लोग तैयार हैं। पिछले साल भी कोरोना संक्रमण था, इस बार कोरोना का नए वेरिएंट है। बहुत सारे जो युवा हैं उनकी सोच ये है कि कब तक ऐसे घरों में बैठे रहेंगे, कोरोना कभी नहीं जाने वाला है, क्या हम अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर दें? उन युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? कि मैं इन युवाओं को कई बार रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जी। ये खेप है शेष किसी विध पार कर जाओ, वो देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का, आकर इतनी पास फिरे वो सच्चा सूर नहीं है, कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं। जी, बहुत खूब। तो अब देखिए वो परेशानी है। अब आप पार्टी की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जीविकोपार्जन का जो माध्यम है वो बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो मैं ये कहूंगा कि देखो, जिन लोगों को मजबूरी है, जिन लोगों के साथ है, जैसे हम स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो चाहे वो मेन पीक हो या नहीं पीक हो, हम लोग तो वो ये काम करने जाएंगे। लेकिन जो अवॉइडेबल चीज है जी, जो पार्टी है, और इसमें थोड़ी सी आप ये सावधानी बरतें, थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड करें। और कुछ देर और बाद जो है ना, मुझे लगता है कि हम लोग लगभग इसको खत्म होने के इसमें है। ये तीसरी वेव के बाद जो अगर वो आता है, इसमें जो पूरी तरह से हो जाएगा, प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगी, वैक्सीन को अब ट्वीक करने की बात हो रही है, तो धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। अब उतने ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बच्चों के स्कूल भी खुलेंगे, आपके दफ्तर भी होंगे, सैरगाह भी खुलेंगे, और हम लोग फिर से बहुत जल्दी एक पार्टी करेंगे। लेकिन अभी जो है अगले 1-2 महीने तक मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा वो इन चीजों को अवॉइड करके चले, और फुल्ली जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है उसका रिलीजियसली और रिगरसली पालन करें। डॉक्टर पीयूष, कार्यक्रम में अब समय नहीं है, चलते चलते उन अभिभावकों को आप क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि दूसरी लहर के समय से ही कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी? बहुत संक्षेप में। जी, इसमें जो तीसरी लहर, अभी जो सेरो प्रिविलेंस बता रहे हैं कि 80% बच्चे भी पहले से इन्फेक्टेड हो गए हैं। सिर्फ बच्चों को ये प्रभावित करेगी ऐसा कहना, ऐसा सोचना, मन में संदेह को रखना उतना वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों में जो पहले पुराने वेरिएंट थे वो भी माइल्डर फॉर्म में थे, तो इन्फेक्टेड जो है सिर्फ बच्चे ही नहीं, वो लोग ज्यादा एट रिस्क है जो कि वैक्सीनेट भी नहीं कराए, जिसमें बच्चे हैं, और जो पहले भी इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। इसलिए घबराहट न रखें, और सबसे बड़ा वैक्सीन आपके प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं वो हैं, चाहे मास्क हो और या बाकी चीज हो, उसका पालन करते रहें। डॉक्टर पीयूष, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़े तमाम प्रश्नों पर हमारे श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि आपके माध्यम से तमाम लोगों से को सही बात बताने का मौका मिला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और देशवासियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कोई भी वेरिएंट हो, घबराने की जरूरत नहीं है। जो कोविड नियम है उनका पालन करना बहुत जरूरी है। जहां भी जाएं मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही साथ अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।